रामगढ़ नाम के एक छोटे से गांव में लालू नाम का एक गरीब लड़का रहता था। उसके परिवार में उसके साथ उसके बूढ़े माता पिता रहते थे। लालू का परिवार बहुत ही गरीब था। उनके पास ना तो कोई जमीन थी, ना ही खाने के लिए कोई साधन था। लालू दिन भर मजदूरी करता और उससे जो कुछ भी कमा पाता उसी से अपने बूढ़े माता पिता का पेट भर लेता। यह देखकर उनके माता पिता बहुत दुखी होते। हमारे पास ना अपना घर है और ना ही अपनी कोई जमीन। हमारा बेटा दिन भर दूसरों के खेतों में मजदूरी करता है और उसके बदले भी उसे बहुत कम पैसे मिलते हैं। हम दोनों अपने बेटे पर बोझ बन रहे हैं। परेशान मत हो लालू की माँ, हमारा बेटा बहुत मेहनती है। भगवान सब देख रहा है। लालू ने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया। वह ईमानदारी से मेहनत करता है। उसने बचपन से बहुत परेशानियां देखी है, पर उसने कभी हार नहीं मानी। एक दिन हमारा बेटा भी बहुत धन कमाएगा और उसकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। लालू हमेशा सोचता था कि आज भले ही उसकी किस्मत उसका साथ ना दे रही हो, पर उसे यकीन था कि अगर वह मेहनत करता रहेगा तो एक दिन उसका भाग्य भी बदलेगा और उसकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। एक दिन लालू बलराम जमींदार के खेत पर काम कर रहा था। बलराम पास के एक पेड़ के नीचे बैठा था। लालू अपने काम में लगा हुआ था। तभी उसने देखा कि बलराम बहुत ही उदास है और गहरी चिंता में डूबा हुआ है। बलराम को उदास देख लालू तुरंत बलराम के पास गया और बोला, क्या हुआ मालिक, आप बहुत उदास लग रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप किसी गहरी चिंता में हैं। कुछ हुआ है? मुझे बताइए, क्या पता मैं आपकी कोई सहायता कर सकूं। लालू की बात सुनकर बलराम को गुस्सा आ गया और वह लालू से गुस्से में बोला, अरे तू मेरी क्या सहायता करेगा? तू खुद अपनी सहायता कर सकता है क्या? अगर तू किसी की सहायता करने के काबिल होता तो क्या तुझे 2 वक्त के खाने के लिए आज मेरी जमीन पर काम करने की जरूरत पड़ती? चल यहाँ से जा, अपना काम कर और मुझे परेशान मत कर। सेठ जी, ऐसा नहीं है। यह सब वक्त की बात है। सब किस्मत का खेल है और इंसान को अपनी मेहनत पर विश्वास रखना चाहिए। आज भले ही किस्मत मेरे पक्ष में ना हो, लेकिन अगर मैं ईमानदारी और लगन से मेहनत करता रहूंगा तो किस्मत भी एक दिन मेरी तरफ झुक जाएगी। मेहनत और धैर्य से तकदीर के दरवाजे खुलने में देर हो सकती है, लेकिन मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। लालू की बात सुनकर बलराम बहुत प्रसन्न हुआ। अरे लालू, तेरे विचार तो बहुत अच्छे हैं। तेरी बातें सुनकर मन को एक सुकून सा मिला है। इतनी परेशानियों में भी तू अपनी जिंदगी खुश होकर काट रहा है। तेरी सोच बहुत सकारात्मक है। सेठ जी, यह सब मेरे पिता की सीख है। जब भी मैं किसी चीज के लिए अपने पिता से जिद करता था तो मेरे पिता हमेशा मुझे यही समझाते थे। बेटा लालू, हमारे पास इतना धन नहीं है कि मैं तेरी हर इच्छा पूरी कर सकूं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, जिंदगी भी मौसम की तरह होती है। कभी यह धूप की तरह खुशियों से भरी होती है, कभी ठंड की तरह कठिनाइयां लाती है और कभी बारिश की तरह परेशानी आती है। लेकिन जैसे हर मौसम बीत जाता है, वैसे ही जिंदगी के मुश्किल हालात भी गुजर जाते हैं। बस धैर्य और हिम्मत बनाए रखना जरूरी है, क्योंकि एक दिन सब कुछ ठीक हो ही जाता है। अरे वाह, लगता है तेरे पिता बहुत ही नेक इंसान हैं। किसी दिन मैं भी उनसे जरूर मिलूंगा। मालिक, क्या हुआ है? आप एक बार मुझे साफ साफ बताइए, क्या पता आपकी परेशानी का कोई हल मिल ही जाए। अरे लालू, मैं एक बहुत बड़ी परेशानी में फंस गया हूँ। मुझे अपनी परेशानी का कोई भी हल नजर नहीं आ रहा है। सेठ जी, एक बार मुझे बताइए तो, क्या पता आपकी परेशानी का कोई हल निकल ही जाए। लालू, हमारे गांव में मेरे पिता की एक खानदानी जमीन थी जो काफी पीढ़ियों से हमारे पास थी। उस पर मेरा और मेरे भाई का हक है, पर हमारे गांव के ही 2 भाइयों ने उस पर कब्जा कर लिया है। मैं पुलिस थाने में केस दर्ज कराने की सोच रहा था, लेकिन गांव के बहुत बड़े लोग उनके साथ हैं। मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, लेकिन मैं उन लोगों का कुछ नहीं बिगड़ पाऊंगा। अब तो उन लोगों ने उस जमीन पर खेती भी शुरू कर दी। मेरे पिता की पुश्तैनी जमीन मेरे हाथों से छीनी जा रही है, इसलिए मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं अब क्या करूँ। आप सही कह रहे हैं सेठ जी।
अगर आप कानून का सहारा लेकर भी अपनी जमीन को वापस लेने की कोशिश करेंगे तो भी आप उनका कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ लालू, अब तू ही बता मैं अब क्या करूं? मैं तो सोच सोच कर परेशान हो गया हूं। मेरी पुश्तैनी जमीन छीनी जा रही है और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा। लालू ने कुछ देर सोचा और कहा, मालिक, आप चिंता मत कीजिए, हर परेशानी का कोई ना कोई हल जरूर होता है। अगर आप चाहे तो एक तरीका है जिससे आप अपनी जमीन वापस पा सकते हैं। अगर ऐसा कोई तरीका है तो जल्दी बताओ लालू, वह क्या तरीका है? लालू ने बलराम को अपनी सारी तरकीब पूरी तरह समझा दी। तरकीब सुनकर बलराम लालू से कहता है, अरे वाह लालू, तू तो बहुत समझदार है। तूने तो बहुत अच्छी तरकीब बताई है। ऐसे तो मेरी जमीन मुझे जरूर मिल जाएगी। मैं तुझसे वादा करता हूँ, अगर तेरी यह योजना सफल हुई तो मैं अपनी जमीन का एक हिस्सा तेरे नाम कर दूंगा। अरे मालिक, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप मेरे मालिक हैं। आपकी वजह से मुझे अपने घर के लिए 2 वक्त का खाना मिल जाता है। आपकी मदद करना तो मेरा फर्ज है। मुझे आपकी जमीन नहीं चाहिए। ठीक है लालू, तुम बहुत नेक इंसान हो। कल से तुम इस काम पर लग जाओ। लालू फिर से खेत में अपने काम पर लग जाता है। अगले दिन लालू जयदेव और आकाश नाम के उन भाइयों के पास पहुंच जाता है जिन्होंने बलराम की जमीन पर कब्जा कर रखा था। नमस्कार सेठ जी। मैं यहाँ से गुजर रहा था तो पास के लोगों ने बताया कि आपके यहाँ काम के लिए मजदूर की जरूरत है। क्या आपके यहाँ मुझे भी कोई काम मिल सकता है? अरे अरे, कौन हो तुम? तुमसे किसने कह दिया कि यहाँ मजदूर की जरूरत है? यहाँ किसी मजदूर की जरूरत नहीं है। सेठ जी, मैं एक मजदूर हूँ। पास ही के एक गांव में रहता हूँ, काम की तलाश में इधर उधर भटक रहा हूँ। हर दिन कहीं ना कहीं काम मिल जाता है, बस उसी काम को करके अपना पेट पालता हूँ। कभी खेती कर लेता हूँ तो कभी कोई मजदूरी। यह तो ठीक है, पर हमारे यहाँ फिलहाल कोई काम नहीं है। सेठ जी, मैंने तो सुना है कि आप लोग इस गांव के सबसे बड़े जमींदार हैं। आपके पास बहुत सारी जमीन है, इसलिए आपके यहाँ हमेशा मजदूरों की जरूरत रहती है। इसलिए मुझे लगा कि यहाँ मुझे कोई ना कोई काम जरूर मिल जाएगा। अरे भाई, मैंने कहा ना, यहाँ किसी भी मजदूर की जरूरत नहीं है। इसका मतलब बलराम सेठ आपके बारे में सही कह रहे थे। बलराम ने हमारे बारे में क्या कहा? अरे कुछ नहीं सेठ जी, चलिए तो मैं चलता हूँ। सेठ जी, आपके यहाँ तो कोई काम नहीं है। मैं अपने लिए कहीं और कोई काम देख लेता हूँ। लालू वहां से जाने लगता है। तभी जयदेव और आकाश ने लालू को रोककर यह पता लगाने की कोशिश करते हैं कि बलराम ने लालू को उन लोगों के बारे में क्या बताया है। अरे भाई, इधर आओ, शायद तुम्हारे लिए हमारे पास एक काम है। लालू तुरंत उनके पास चला गया और बोला, धन्यवाद सेठ जी, बताइए क्या काम है। आप जो भी काम बोलेंगे मैं हर काम करने के लिए तैयार हूँ। आखिर बूढ़े माँ बाप का पेट पालना है। अरे सब्र रखो, काम तो हम तुम्हें बता ही देंगे। पहले ये बताओ कि बलराम हमारे बारे में क्या कह रहा था? सेठ जी, मैं पहले बलराम सेठ के यहाँ काम करता था, पर वह बहुत ही कंजूस और बदतमीज आदमी है। मैं उनके यहाँ दिन रात मेहनत करता, पर इतनी मेहनत करने के बाद भी वो मेरी सही मजदूरी नहीं देता था। इस बात पर कल मेरी उससे बहस हो गई थी। फिर क्या हुआ? बलराम ने हमारे बारे में क्या कहा? जब मेरी सेठ बलराम से बहस हो रही थी, तब उसने ने मुझे कहा कि पूरे गांव में उनसे ज्यादा मजदूरी कोई नहीं दे रहा। तो मैंने गुस्से में कह दिया कि गांव के सबसे बड़े जमींदार जयदेव सेठ और आकाश सेठ सबसे अच्छी मजदूरी देते हैं, इसलिए उनके यहाँ हमेशा काम करने वालों की भीड़ रहती है। हाँ भाई, बिल्कुल सही कहा। आखिर हम गांव के सबसे बड़े जमींदार हैं। हमारा फर्ज है कि जो भी मजदूर हमारे यहाँ काम करता है उसे उसकी मेहनत के हिसाब से सही मजदूरी मिले। वाह सेठ जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। बलराम सेठ कभी भी आपकी बराबरी नहीं कर सकता। वह तो शायद आपके जितना भी नहीं सोच सकता। जयदेव और आकाश लालू की चापलूसी भरी बातों में आ जाते हैं और उसे अपने यहाँ काम पर रख लेते हैं। चलो अब काम की बात करते हैं। तुम एक अच्छे इंसान लगते हो। हमें अपने खेत पर काम करने के लिए तुम्हारे जैसे ही एक मजदूर की जरूरत है। कल से ही काम पर आ जाना। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए।
एक दिन जयदेव अपने भाई आकाश से बोला, आकाश भाई, यह लालू तो बहुत मेहनती है। यह अकेले ही 4 लोगों का काम कर देता है। अच्छा हुआ कि हमने इसे रोक लिया। हाँ भैया, आप सही कह रहे हो। लालू बहुत मेहनती है। इसके जितना काम शायद ही कोई और करता होगा। ये पूरा दिन यहाँ काम पर अकेला लगा रहता है। लालू की मेहनत ने जयदेव और आकाश का दिल जीत लिया। कुछ दिन और बीत गए। एक शाम जयदेव और आकाश अपने खेतों का दौरा कर रहे थे। जब वे अपने खेत पर पहुंचे तो देखा कि लालू इतनी देर तक भी काम कर रहा था। लालू भाई, अब तो रात होने वाली है। तुम इतनी देर तक काम क्यों कर रहे हो? अब घर जाओ और आराम कर लो। सेठ जी, हमारी किस्मत में आराम कहाँ है? घर पर बूढ़े माँ बाप है। काम नहीं करूंगा तो उनके लिए 2 वक्त का खाना कहाँ से जुटा पाऊंगा? घर पर बैठकर आराम करने से अच्छा है कि मैं काम करूं। इस तरह मेरा मन भी लगा रहता है। तुम बहुत मेहनती हो लालू। आज का काम यही छोड़ दो और घर जाकर आराम करो। नहीं सेठ जी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं काम करने में ही खुश हूँ। आप लोग जाइए, मैं ठीक हूँ। ठीक है लालू, फिर हम जाते हैं। जब तुम्हारा मन करे काम खत्म करके अपने घर चले जाना, ठीक है। इसके बाद जयदेव और आकाश खेत को लालू के भरोसे छोड़कर चले गए। अगली सुबह जब जयदेव और आकाश अपने खेत पर लौटे तो देखा कि वहां पुलिस खड़ी है। पुलिस को देखकर दोनों दौड़ते हुए आए और पूछा, क्या हुआ थानेदार साहब, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या यह जमीन तुम दोनों की है? हाँ थानेदार साहब, यह जमीन हमारी है। हमारे पास इसकी कागजात भी हैं। फिर तो तुम दोनों को ले जाकर जेल में डालना ही पड़ेगा। यह क्या कह रहे हैं थानेदार साहब? हम कुछ समझे नहीं। आप क्या कहना चाह रहे हैं? अभी तुम दोनों बहुत अच्छे से समझ जाओगे। वह देखो तुम्हारी जमीन से क्या निकला है। थानेदार के कहते ही दोनों भाई जब पलटकर देखते हैं तो वहां उनकी जमीन में एक लाश दबी हुई थी जिसमें सिर्फ कंकाल बचा था। ये देखकर दोनों भाई डर जाते हैं। थानेदार साहब, यह किसकी लाश है और ये हमारे खेत में कहां से आ गई? हमें बेवकूफ समझा है क्या? पहले लोगों को मारो, फिर उन्हें अपनी जमीन में गाड़ दो, और अब कह रहे हो कि यह क्या है? नहीं थानेदार साहब, हमें नहीं पता कि यह सब क्या है। यह लाश यहाँ कैसे आई, हमें कुछ नहीं पता। अब झूठ मत बोलो। अगर फांसी नहीं हुई तो कम से कम तुम दोनों को उम्र कैद की सजा तो जरूर मिलेगी और जुर्माना भी देना होगा। फांसी और उम्र कैद की बात सुनकर दोनों डर गए और थानेदार के सामने गिड़गिड़ाने लगे। थानेदार साहब, हम इस लाश के बारे में कुछ नहीं जानते। हमें नहीं पता यह लाश किसकी है और इसे यहाँ कौन गाड़ कर चला गया। इस मामले से बचने के लिए दोनों ने कुछ तरकीब सोचनी शुरू की। तभी लालू वहां आ जाता है। अरे सेठ जी, यह पुलिस यहाँ क्यों आई है? क्या हुआ है? लालू देखो, पता नहीं कहां से हमारी जमीन में यह कंकाल आ गया है। मालिक, यह कंकाल यहाँ कहाँ से आ गया? यह तो बहुत गंभीर बात है। हाँ लालू, पता नहीं यह कंकाल यहाँ कहाँ से आया है और थानेदार साहब को लगता है कि इसे हमने यहाँ मारकर गाड़ा है। अब तू ही कोई उपाय सोच जिससे हम इस परेशानी से बच सके। तीनों को आपस में खुसफुसर करते देख थानेदार ने कहा, अब कोई तरकीब मत बनाओ। तुम दोनों भाई में से कोई एक तो जरूर जेल जाएगा। अब तुम ही तय करो जेल कौन जाएगा। थानेदार साहब, थोड़ा सा समय दीजिए, हम तय कर ले कि जेल कौन जाएगा। मैं बस 5 मिनट देता हूँ। जल्दी से फैसला करो कौन जाएगा जेल। लालू, जयदेव और आकाश थोड़ी दूरी पर जाकर बात करने लगे। देखो मालिक, दोनों के फंसने से अच्छा है कि कोई एक फंसे। अब सोचिए कौन जाएगा। हम दोनों में से कोई भी जेल नहीं जाना चाहता। लालू भाई, कोई उपाय सोचो जिससे हम दोनों इस मुसीबत से बच सके। मालिक, एक बात कहूँ, इस कंकाल को देखकर ऐसा लगता है कि इसे काफी महीने पहले जमीन में दबाया गया होगा। जयदेव फांसी की बात सुनकर पहले ही डर गया था और लालू की बात सुनते ही उसने फटाफट पूरी कहानी लालू को बता दी। देखो लालू भाई, सच कहूँ तो यह जमीन हमने कुछ महीने पहले ही बलराम से हड़प ली थी। जयदेव की बात सुनकर लालू ऐसा दिखाने लगा जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। क्या क्या कहा मालिक? आपने यह जमीन हड़पी थी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जरा साफ साफ बताइए। जयदेव ने जमीन हड़पने की पूरी कहानी लालू को बताई। पूरी कहानी सुनने के बाद लालू ने कहा, मालिक, मेरे पास एक तरकीब है जिससे सांप भी मर जाएगा और लाठी ही भी नहीं टूटेगी। जल्दी बताओ लालू भाई, क्या तरकीब है?
तरकीब बताने से पहले मुझे यह बताइए कि आप लोगों के लिए क्या ज्यादा जरूरी है, यह जमीन या आप दोनों की जान? लालू, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? हमारे लिए जमीन से ज्यादा हमारी जान प्यारी है। तो एक काम कीजिए मालिक, आप सबसे पहले जाकर थानेदार को बताइए कि यह जमीन सेठ बलराम की है। आप उनसे बोलिए कि हमने तो कुछ महीने पहले ही यह जमीन बस काम करने के लिए उनसे ली थी, बाकी का काम मैं संभाल लूंगा। अरे लालू, लेकिन इससे तो हमारी जमीन हमसे छीन जाएगी, फिर क्या होगा? नहीं मालिक, शायद आप मेरी तरकीब समझ नहीं पाए। जब आप थानेदार को बताएंगे कि यह जमीन सेठ बलराम की है तो पुलिस किसे गिरफ्तार करेगी? सेठ बलराम को। और जब बलराम जेल चला जाएगा तब आप लोग फिर से जमीन पर कब्जा कर सकते हैं। इससे आप लोग भी जेल जाने से बच जाओगे और जमीन भी आपके ही के पास रहेगी। लालू की तरकीब सुनकर दोनों भाई दंग रह गए। वाह लालू भाई, तुम तो बहुत होशियार हो। आज तक तुमने हमें अपने काम से खुश किया था, अब तुम्हारी बुद्धि हमारी जान भी बचाएगी। इसके बाद तीनों थानेदार के पास गए और लालू ने जो कुछ कहा था वही बात दोनों भाई थानेदार से कहने लगे। थानेदार साहब, यह जमीन हमारी नहीं है। हमने कुछ महीने पहले ही काम करने के लिए यह खेत बलराम सेठ से लिया था। जब खुद फंस गए हो तो अब किसी और को फंसाकर अपनी जान बचाना चाहते हो ना? साहब, अगर आपको हमारी बात पर यकीन नहीं हो रहा तो आप लालू से पूछ लीजिए। वह हमारे साथ बस कुछ दिनों से ही काम कर रहा है। इससे पहले वह सेठ बलराम के यहाँ काम करता था। बोलो लालू, यह जमीन किसकी है? थानेदार साहब, यह जमीन सेठ बलराम की है। जयदेव सेठ और आकाश सेठ ने तो बस कुछ समय से इस जमीन पर खेती कराना शुरू किया है। लालू की बात सुनकर थानेदार ने लालू से कहा, सेठ बलराम को बुलाने के लिए कहो। लालू, तुम एक काम करो, जाओ और सेठ बलराम को बुलाकर लेकर आओ। लालू तुरंत जाकर सेठ बलराम को बुला लेता है, परंतु बलराम अपने साथ गांव के सरपंच को भी अपने साथ ले आता है। यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ इतने लोग क्यों जमा है? देखिए सरपंच जी, इन दोनों की जमीन से एक कंकाल निकला है और अब यह लोग कह रहे हैं कि यह जमीन इनकी नहीं है बल्कि बलराम की है। थानेदार ने सरपंच जी को पूरी कहानी सुना दी। अपने आप को उलझते देख जयदेव ने सरपंच से कहा, नहीं सरपंच जी, यह जमीन हमारी नहीं है। हम यहाँ बस कुछ समय से काम कर रहे हैं। आप हमारे मजदूर लालू से पूछ लीजिए। हाँ सरपंच जी, यह जमीन सेठ बलराम की है। मैं कैसे मान लूं कि यह जमीन बलराम की है? हमारे यहाँ का थानेदार तो कह रहा था कि इस जमीन पर कोई केस चल रहा है और इस जमीन पर तुम्हारा कब्जा था, और अब तुम कह रहे हो कि यह जमीन बलराम की है। नहीं साहब, हमने बलराम के साथ धोखा किया था। हम बस इस जमीन को हड़पना चाह रहे थे, लेकिन अब हमें यह जमीन नहीं चाहिए। अगर आप चाहें तो हम केस भी वापस ले लेंगे। थानेदार साहब, आप जाइए, बाकी का काम अब हम संभाल लेंगे। सरपंच के कहने पर थानेदार वहां से चला जाता है। सरपंच ने बलराम से कहा, अब बताओ ये कंकाल यहाँ कैसे आया? तुमने किसे मारकर यहाँ गाड़ा है? अरे साहब, यह तो नकली कंकाल है। इन दोनों ने मिलकर मेरी जमीन हड़प ली। मैंने और लालू ने मिलकर यह तरकीब सोची थी ताकि इन दोनों से सच निकलवा सकें। बलराम की बात सुनते ही दोनों भाई के पैर तले जमीन खिसक गई। यह हम दोनों की साजिश थी, इन लोगों के मुंह से सच निकलवाने के लिए। लालू को इस योजना में शामिल देखकर दोनों भाई को समझ आ गया कि यह सब सेठ बलराम और लालू की मिली भगत थी। दोनों भाई के पास अपनी गलती मानने के सिवा कोई चारा नहीं था। हमें माफ कर दीजिए सरपंच जी, हम लालच में आ गए थे। हमें माफ कर दीजिए। हम आज के बाद यह गलती कभी नहीं करेंगे और यह जमीन भी सेठ बलराम को वापस दे देंगे। जयदेव और आकाश दोनों सरपंच और सेठ बलराम से माफी मांगने लगे। दोनों को इतना गिड़गिड़ा देख बलराम ने उन्हें माफ कर दिया। सरपंच ने भी उन्हें जेल नहीं भेजा और सेठ बलराम ने अपना केस वापस ले लिया। बलराम के केस वापस लेने के बाद सरपंच जी भी वहां से चले जाते हैं। धन्यवाद सेठ बलराम जी, आपने हमें माफ कर दिया। आज के बाद हम ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। ठीक है जयदेव, कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें माफ किया। बस याद रखना कि एक जमीन के टुकड़े के लिए तुम अपनों के साथ कभी गलत नहीं करना। बुरे समय में तुम्हारे अपने ही तुम्हारे साथ खड़े होंगे। जमीन का क्या है, कभी मेरी तो कभी तुम्हारी। आखिर में सेठ बलराम ने लालू को जमीन का एक हिस्सा दे दिया
और उसे जमीन का मालिक बना दिया। लालू, जैसा कि मैंने वादा किया था, जिस जमीन पर तुम काम कर रहे थे, आज से वह जमीन तुम्हारी है और अब तुम उसके मालिक हो। नहीं मालिक, इसकी कोई जरूरत नहीं है। याद करो लालू, तुमने मुझसे क्या कहा था? बस मेहनत करते रहो, एक दिन तकदीर का दरवाजा जरूर खुलेगा। तो समझो तुम्हारी तकदीर का दरवाजा खुल चुका है और अब तुम भी जमीन के मालिक हो। अब से तुम्हें किसी और के यहाँ काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह लालू ने अपनी मेहनत और बुद्धि से सेठ बलराम को उसकी जमीन वापस दिलाई और दोनों ठगी करने वाले भाई को भी सबक सिखाया। इस तरह लालू ने अपनी मेहनत और चतुराई की मदद से अपनी फूटी किस्मत बदल दी और अब वह भी एक बड़ी जमीन का मालिक बन गया था। नई नई कहानी देखने के लिए हमारे चैनल स्टोरी विद सागा को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें।